स्वागत है साथियों आपका मेरे चैनल विधि गुरुजी में। आज का टॉपिक है डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, तत्व एवं सार का सिद्धांत। डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस को समझने से पहले हम ये जानते हैं कि इंडिया में कानून बनाने की प्रक्रिया क्या है। इंडिया एक फेडरल स्टेट है। यहाँ पर कानून बनाने की प्रक्रिया राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में विभाजित की गई है। आर्टिकल 245 जो है वो क्षेत्रफल के अनुसार कानून बनाने का प्रक्रिया का विभाजन करता है। पार्लियामेंट के पास अधिकार है कि वो पूरे देश के ऊपर कानून बना सकती है। वहीं स्टेट असेंबलीज जो हैं अपने स्टेट के ऊपर कानून बना सकती हैं। वहीं आर्टिकल 246 जो है, जो कि आज का मुद्दा भी है, वो कहता है कि सब्जेक्ट मैटर के बेसिस पर कानून बनाने की प्रक्रिया का विभाजन कैसे होगा। वो कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो यूनियन लिस्ट में दिए गए विषयों के ऊपर कानून बना सकती है, और स्टेट असेंबलीज के पास पावर है कि वो स्टेट लिस्ट में दिए गए सब्जेक्ट्स के ऊपर कानून बना सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट में दिए हुए विषयों के ऊपर पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज दोनों कानून बना सकती हैं। वहीं अगर दोनों ने कानून बनाया है तो पार्लियामेंट के बनाया हुआ कानून लागू होगा, स्टेट असेंबली का बनाया हुआ कानून लागू नहीं होगा। अब ये जो विषयों को जो विभाजित किया गया है, इससे एक समस्या उत्पन्न होती है। वो समस्या ये है कि अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून बनाए जिससे स्टेट लिस्ट का कोई सब्जेक्ट इफेक्ट हो रहा हो, या स्टेट असेंबलीज के द्वारा कोई कानून बनाया गया है जिससे यूनियन लिस्ट का कोई सब्जेक्ट इफेक्ट हो रहा है, तो वो कानून माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, वो कानून वैलिड होगा कि इनवैलिड होगा। अब इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। आजकल किसानों का आंदोलन चल रहा है। किसानों ने दिल्ली को घेरा हुआ है। उनका ऑब्जेक्शन है केंद्र सरकार के बनाए हुए दो कानून के ऊपर, जो है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020, द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020। कहीं ना कहीं ये कानून जो है वो एग्रीकल्चर को इफेक्ट करते हैं, जबकि एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। और केंद्र सरकार ने एक कानून बनाया है कॉन्करेंट लिस्ट की एंट्री 33 का सहारा लेते हुए, जो कहती है कि सप्लाई, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी प्रोडक्ट का, चाहे वो इंडस्ट्री का हो या एग्रीकल्चर का हो, उसको कंट्रोल करने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के ऊपर है। डिस्प्यूट का विषय हो सकता है कि क्या एंट्री 33 का सहारा लेते हुए केंद्र सरकार एग्रीकल्चर के ऊपर कानून बना सकती है कि नहीं बना सकती है। इसके ऊपर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में डाली गई हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा आने वाले समय में कि ये कानून वैलिड है कि वैलिड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जिस बेसिस पे ये तय करेगा कि ये कानून वैलिड है या नहीं है, उसे हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। आइए एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं कि सिटी ए से एक व्यक्ति को जाना है सिटी बी में। वो एक टैक्सी को बुलाता है, उससे रेट तय करता है और कहता है कि मुझे एक्सप्रेसवे के माध्यम से सिटी बी तक ले जाओ, जिससे मेरा समय बचेगा, भले ही इसके लिए मुझसे तुम थोड़े पैसे एक्स्ट्रा ले लो। ड्राइवर राजी हो जाता है और वो दोनों अपने सफ़र पर निकलते हैं। जब वो रास्ते में पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक्सप्रेसवे किसी वजह से ब्लॉक है। वो कुछ सफ़र अपना एक्सप्रेसवे पे तय कर चुके होते हैं। अब उनके पास दो रास्ते हैं, या तो एक्सप्रेसवे खुलने का इंतजार करें या किसी अन्य रास्ते से सिटी बी तक पहुंच जाएं। तो ड्राइवर उन्हें किसी अन्य रास्ते से सिटी बी तक पहुंचा देता है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि सड़क खुलेगी भी कि नहीं खुलेगी। अब सिटी बी पे पहुंचने के बाद मालिक उसको पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा। वो कहेगा कि भाई हमारा तो एक्सप्रेसवे से आना तय हुआ था, आप मुझे दूसरे रास्ते से लेके आए हो। यहाँ पे ड्राइवर का इंटेंशन आपको एक्सप्रेसवे से ही ले जाने का था, पर किसी जेन्युइन कारण की वजह से आपको वो दूसरे रास्ते से लेके आया। तो यहाँ उसका चूंकि इंटेंशन ठीक था, तो ज़्यादातर संभावना यही है कि लोग उसका पेमेंट कर देंगे। इसी तरीके से डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस लॉ मेकर का इंटेंशन टेस्ट करती है। डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस पिक्चर में तब आता है जब किसी लॉ में यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट मौजूद होते हैं और उस लॉ को चैलेंज किया जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस लॉ मेकर को यह फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि वो कुछ हद तक अपने दायरे से बाहर जाकर लॉ बना सकते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस काम कैसे करती है? सुप्रीम कोर्ट ने उजागर प्रिंट्स एटसेट्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये कहा है कि इसके कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने होंगे।
सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि उसका ट्रू नेचर और करेक्टर क्या है। ट्रू नेचर और करेक्टर को पता करने के लिए हमें कानून को पढ़ना होगा और ये पता करना होगा कि उसका दायरा यानी स्कोप क्या है और उसका प्रभाव किन किन पे पड़ रहा है या उसका इफेक्ट किन किन लोगों पर हो रहा है। अगर उसका स्कोप और इफेक्ट जो है सब्जेक्ट मैटर के अंदर फॉल करता है तब तो ये कानून वैलिड होगा, और वहीं अगर इसका स्कोप और इफेक्ट सब्जेक्ट मैटर के बाहर पड़ता है तो उस कानून को इनवैलिड माना जाएगा। आइए देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मेजर जजमेंट्स क्या कहते हैं। पहला केस है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा। इस केस में बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट को चैलेंज किया गया था। इस एक्ट के अनुसार बॉम्बे के अंदर शराब को बेचने के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी। वहीं कुछ लोगों ने इस बात को लेकर विरोध किया कि ये कहीं ना कहीं इंपोर्ट ऑफ ल्यूकर जो कि यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट को इसको इफेक्ट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ का सहारा लिया और पाया कि ये कानून जो है वो पूरी तरीके से वैलिड है और जो सब्जेक्ट मैटर है वो पूरी तरीके से इस ल्यूकर को स्टेट में प्रोहिबिट करता है। जो इंपोर्ट ऑफ ल्यूकर जो कि यूनियन लिस्ट में है उसको जो है आकस्मिक तौर पर या ये कह सकते हैं इंसिडेंटल या एंक्रोचमेंट है, इसलिए ये कानून वैलिड माना जाएगा। दूसरा केस है DN बनर्जी वर्सेस PN बनर्जी। इस केस में पार्लियामेंट के बनाए हुए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को चैलेंज किया गया था। उसमें कहा गया था कि जो कानून बनाया है वो म्यूनिसिपैलिटीज़ और उनके एम्प्लॉयज़ को इफेक्ट करता है जो कि स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस का सहारा लिया और पाया कि एंट्री 22 जो कॉन्करेंट लिस्ट की है उसके अनुसार स्टेट गवर्नमेंट और पार्लियामेंट दोनों लेबर डिस्प्यूट के ऊपर कानून बना सकती हैं, इसलिए ये कानून वैलिड माना जाएगा। अगर आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल विधि गुरुजी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इसी प्रकार के वीडियो लाते रहते हैं। धन्यवाद।